साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, आज के वेबिनार में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हाउ टू गेट एंटिसिपेटरी बेल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। टॉपिक को जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ऊपर ही ऊपर कि जो करप्शन के मामले हैं उसमें एंटिसिपेटरी बेल कैसे लें, और इसके साथ साथ एक चीज़ और लिख लीजिए कि अगर वो मामला कन्वर्ट हो गया है ईडी कंप्लेंट में, मींस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस मामले को टेकअप कर लिया, उस मामले में उनकी टीम ने जांच करी और आपको जो है दोषी माना, अल्टीमेटली उन्होंने कंप्लेंट जो है दाखिल कर ली और कोर्ट ने जो है आपको समन्स कर लिया, तो उस कंडीशन में एंटिसिपेटरी बेल का महत्व क्या है, लगाएं नहीं लगाएं, मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक बेसिक फंडामेंटल है, बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। बेल मिल जानी चाहिए अगर आप अंडर ट्रायल हैं और जेल वहाँ पर अपवाद है। बट पीएमएलए के मैटर में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल इज़ रूल एंड बेल इज़ एक्सेप्शन। मैं जेल में भेजो, इनको तो बेल मिलनी नहीं चाहिए। साथियों, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देश के लिए एक बड़ी चुनौती है और आपने कई बार देखा होगा कि देश का पैसा जो है बाहर जा रहा है, देश जो है आंतरिक रूप से जो है कमज़ोर किया जा रहा है, जिस कारण ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ये कानून का जो है निर्माण किया गया। पर साथियों, इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि कई बार अथॉरिटियाँ भी जास्ती करती हैं और जो इनोसेंट लोग हैं उनको फंसा देती है, और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाइयाँ जब होती हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका खुद अथॉरिटी जो है मजाक बना रही है। साथियों, एक बेसिक रूल है कानून में कि भले ही लाख गुनहगार बच जाएं पर एक इनोसेंट को जो है सज़ा नहीं होनी चाहिए। साथियों, एंटिसिपेटरी बेल जो है ये बेस्ड है ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर इसको छीनना है तो एक प्रोसेस जो है अडॉप्ट करना होगा, पर ये प्रोसेस ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, मींस इसको लॉ के द्वारा अप्रूवल या मान्यता मिलनी चाहिए। अगर प्रोसेस ड्यू प्रोसेस नहीं है तो वहाँ पर आर्टिकल 21 जो है इन्फ्रिंग होगा ही होगा। साथियों, एंटिसिपेटरी बेल का ऑब्जेक्ट क्या कि मामला झूठा है और झूठे मामले में आईओ जो है आपको सुनने को तैयार नहीं है और आपको हर स्थिति में गिरफ्तार करके बेइज्जत करना चाहता है। देन वी कुड मूव द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। सबसे पहली बात जो चर्चा में लेनी है वो यह है कि क्या ईडी के मामलों में हम एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, जिसका उत्तर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ मोहन कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जजमेंट है 27 मई 2024 का, जिसमें यह कहा गया है कि अगर ईडी का मैटर है, ईडी कंप्लेंट्स है, तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल आप इजीली मूव कर सकते हैं। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स कहते हैं कि सेक्शन 3/4 पीएमएल एक्ट के तहत जो है कंप्लेंट फाइल हुई और इस कंप्लेंट से पहले सीबीआई एक मैटर में एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और जो कंसर्न सीबीआई है उसने सेक्शन 420, सेक्शन 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी में कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी। इसके अलावा सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड का जोड़ दिया, सेक्शन 13(2) पीसीएड का यहाँ पर एड ऑन कर दिया। उनका कहना यह था कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें गवर्नमेंट की जो रॉ मटेरियल्स से कंसर्न विद द कोल प्रोडक्शंस, उसका मिसयूज़ करते हुए उसकी ब्लैक मार्केटिंग की गई है और अनावश्यक रूप से अनड्यू बेनिफिट जो है यहाँ पर कमाए गए। साथियों, जो 2 इंडस्ट्रीज टारगेट पे थी उनके नाम थे जय दुर्गा और एक थी मैसेज ड्रॉलिया। इन पर आरोप ये थे कि इन्होंने और कंसर्न एप्लीकांट, जो इस केस में एप्लीकांट जिसने बेल मूव करी उसने, जो अदर ऑफिशियल्स हैं एनसीएल के, जिसका पूरा नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उन्होंने आपस में जो है कॉलिजन करा और एक संगठित इकोनॉमिक क्राइम को जो है अंजाम दिया। फैक्ट्स क्या थे कि जो एनसीएल है मींस नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका काम था रॉ मटेरियल सप्लाई करना, जो इंडस्ट्री बताई मैंने आपको जय दुर्गा और मैसेज ड्रॉलिया को, जो इस कोल को जो है प्रोसेस करते थे एज पर द कोल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन में थी। और इसके अलावा इन्होंने कंसर्न इंस्टीट्यूशन से भी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट भी किया था, जिसके तहत यह अज्ञापक था कि जो कंसर्न कॉल है या कंसर्न जो रॉ मटेरियल है उसको स्पेसिफिक स्मोकलेस फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इसका जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। पर इन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए बगैर, गवर्नमेंट की जानकारी को सस्टेन किए, उस कंसर्न कोल को ब्लैक मार्केट किया, मुनाफा कमाया और अल्टीमेटली काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार को जो है नुकसान पहुंचा। ये नुकसान छोटा मोटा नहीं था, नुकसान था करोड़ों के अंदर। साथियों, जो एप्लीकांट है इस केस में, जो अक्यूज्ड है, जिस पर आरोप यह था कि इसने इन संस्थान से कोल जो है परचेज किया और अल्टीमेटली मुनाफा जो है कमाया, जबकि एज पर द पॉलिसी ये कोल तो बाहर बिक सकता ही नहीं था, इसका थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन वर्जित था। साथियों, इस मामले में सीबीआई ने जांच करी, चार्जशीट जो है फाइल कर दी। इन द मीनवाइल जो कंसर्न ईडी था उसने मैटर को जो है टेकअप किया
और मामले में जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स जो है आपको और नरेट करना चाहता हूं कि जो एप्लीकांट है इस केस में, जो अक्यूज्ड है, ये एक सोल प्रोप्राइटर है मैसेज चंद्रा प्रकाश इंटरप्राइजेस का, और इसी ने SSF मीन्स स्पेसिफिक स्मोकलेस फ्यूल को जो है परचेज करना बताया, पर वास्तव में कोई एक्चुअल सेल नहीं हुई थी, कोई एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। फेक इनवॉइसेस, फैब्रिकेटेड लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है तैयार किया गया और बोगस सेल जो है दिखाई गई। साथियों, इस मामले में आरोप ये था कि जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने जो कंसर्न पॉलिसी है कोल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसका भी मिसयूज़ किया, और जो एग्रीमेंट्स है उसको जो है ब्रिच किया, और अल्टीमेटली सरकार को जो है नुकसान पहुंचाया। जबकि पॉलिसी क्या कहती है कि जो भी कोल है आप खुद यूटिलाइज करोगे, पर थर्ड पार्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं करोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपको सरकार से एग्रीमेंट तोड़ना होगा, फिर आप ये कर सकते हो। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो और पकड़े जाते हो तो उस कंडीशन में सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर सकती है, और जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट भी कर सकती है। तो इनका कहना यह था कि जो कंसर्न कोल पॉलिसी है उसके तहत स्पेसिफिक रेमेडी है उसी पॉलिसी के कंडीशंस में कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट किया जाता है, कोई नुकसान जो है सरकार को पहुंचाया जाता है, तो सरकार नुकसान की भरपाई भी कर सकती है, और इसके अलावा जो कंसर्न एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट भी कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, डिफेंस ने कि एक टेक्निकल स्टैंड लिया। इन्होंने आरटीए में कोर पॉलिसी को लिया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे उसको इन्होंने पॉजिटिव तरीके से ऑब्टेन किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि आरटीए में जो भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्री वे में जाकर जो है चीज़ें मांगनी पड़ती है। इन्होंने पूछा कि जो फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया है एनसीएल को बाय कंसर्न गवर्नमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कीजिए। ये पूछने का सही तरीका था, जिस पर उत्तर आया कि हमने ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या सब्सिडी जो है प्रोवाइड नहीं करी है। तो यहाँ पर डिफेंस के हाथ जो है और मजबूत हो गए, जब फाइनेंस सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, जो नोटिफाइड रेट है उससे हमने कम बेचा नहीं है, और इवन जो एप्लीकेंट है वो पार्टी नहीं है फुल सेल एग्रीमेंट में। इसके अलावा एनसीएल मीन्स नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन फॉर द लॉस और डैमेज टू द कंसर्न एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को रॉन्गफुल लॉस हुआ है और कंसर्न जो एप्लीकेंट है उसे रॉन्गफुल गेन हुआ है। साथ ही उन्होंने रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को भी एक्सप्लेन किया सेक्शन 23 आईपीसी के लाइट में, जिसमें यह स्पष्ट है कि जिस गेन के लिए आप इंटाइटल नहीं है लीगली, वो अगर आपको हो गया तो ये रॉन्गफुल गेन है, और जिस लॉस के लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं, अगर वो आपको हो गया तो ये रॉन्गफुल लॉस है। तो कुल मिला के इनका कहना ये था कि इस केस में सीबीआई ने एक फाउल प्ले किया है विद द ईडी। सीबीआई ने करा कि पहले बनाई 2 चार्जशीट अलग अलग आरोपियों के विरुद्ध, अलग अलग कंपनियों के विरुद्ध, और ईडी ने इन दोनों को जोड़ दिया ताकि मैटर जो है 1 करोड़ से ऊपर का बन जाए, और ईडी इजीली कार्रवाई करते हुए इन्हें बदनाम कर सके और इन्हें हैरेस कर सके। ऑलरेडी इन द कंसर्न मैटर द मल्टीपल अक्यूज्ड हैज़ गॉट द एंटिसिपेटरी बेल, तो रूल ऑफ पैरिटी को भी जो है यहाँ पर रखा गया। तो साथियों, इस निष्कर्ष के आधार पर डिफेंस ने 3 पॉइंट जो है कन्वे करने का प्रयास किया। सबसे पहली बात, कोई भी यहाँ पर ऐसी ऑडिट नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि नुकसान गवर्नमेंट को क्या हुआ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एन राघवेंद्र बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहाँ पर कंसर्न एक्सचेकर या गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो वहाँ पर ये ड्यूटी भी है बताने की क्या नुकसान हुआ है, बट सिर्फ बोल देने से या कुछ डॉक्यूमेंट से नुकसान प्रूव नहीं होगा। एक्चुअल ऑडिट चाहिए रिकॉर्ड पे, उसके आधार पर ही जो है नुकसान प्रूव होगा। नंबर 2, कॉलेजन के लिए भी एक्टिव एविडेंस होनी चाहिए। नंबर 3, कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें यह देखना होता है कि क्या मदद सरकार से मिली और उस मदद के अगेंस्ट क्या फर्दर जो है ट्रांजेक्शन हुए। यहाँ पर अगर केस ये होता कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला जिस कारण जो कोल था उसके दाम बहुत कम थे और उससे भी कम दामों पर जो है बेच के नुकसान पहुँचा के गवर्नमेंट को, तो उस सिनेरियो में अपराध बन सकता था। पर ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर है ही नहीं, ना तो फाइनेंस सपोर्ट मिला, ना सब्सिडी मिली, और ना ही नोटिफाइड रेट से उन्होंने कम बेचा। तो इस सिनेरियो में कोई स्थिति ऐसी निकल के नहीं आई कि कोई लॉस जो है गवर्नमेंट को हुआ। पर साथियों, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बेल मूव कर रहे हैं ऐसे मामलों में, सबसे पहले आपको एफआईआर को पढ़ना है, फैक्ट्स को ब्रीफ करना है, उसके बाद मेमोरेंडम सौंपना है अथॉरिटीज़ को, उसके बाद जो है मूव करनी है एंटिसिपेटेड बेल, ताकि वहाँ पर चांसेस जो है इफेक्टिव रहेंगे और सफलता जो है हमको इजीली मिल जाएगी। तो साथियों, को मिला के इंपॉर्टेंट जानकारी है कंसर्निंग द एंटी करप्शन एंड द पीएमएल ऑफेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसने आपको आपके राइट्स के प्रति जो है अवेयर किया होगा। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।